नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई की एक साथ 40 जगहों पर छापेमारी हुई है। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाले के मसले को लेकर तमाम सियासत होती रही। अब अपडेट ये है कि सीबीआई की छापेमारी हुई है। सीबीआई की एक साथ 40 जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई की छापेमारी हुई है। राजस्थान में अलवर के भिवाड़ी में चल रही कार्रवाई। हाईटेक बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहनलाल गुप्ता के यहाँ कार्रवाई चल रही है, ये अपडेट है। G17 फेज 1 इंडस्ट्रीज एरिया भिवाड़ी में छापेमार कार्रवाई हो रही है। सपा सरकार में हुआ था लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाला, आपको याद होगा, तब से लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है इस पूरे घोटाले को लेकर। अब इसी मसले पर सीबीआई की छापेमारी अलग अलग हिस्सों में हो रही है, यूपी से बाहर की। मामले में अब तक 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 1400 करोड़ रुपए खर्च के बाद भी 60% ही काम हो पाया। रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने मंजूर किए थे 1513 करोड़ और ये बार बार कहा जाता है कि जो पैसे जो थे वो खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर काम पूरा क्यों नहीं हो पाया? क्या घोटाला हुआ? कौन कौन इसमें शामिल है? इसकी जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई की अलग अलग हिस्सों में छापेमारी हुई है रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर। सीबीआई की एक साथ 40 जगहों पर छापेमार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी खबर यह है कि सीबीआई की लगातार छापेमारी जारी है। राजस्थान में अलवर की भिवाड़ी में कार्रवाई चल रही है सीबीआई की। हाईटेक बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहनलाल गुप्ता के यहाँ पर कार्रवाई अभी भी हो रही है। G17 फेज 1 इंडस्ट्रीज एरिया भिवाड़ी में छापेमार कार्रवाई चल रही है। क्या वहां से जानकारी मिलती है, इसको लेकर भी नजर होगी। सपा सरकार में लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था, आपको याद होगा, और मामले में अब तक 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 1400 करोड़ खर्च होने के बाद भी 60% ही काम हो पाया और रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने मंजूर किए थे 1513 करोड़। अब इस पूरे मसले को लेकर लंबे वक्त से सियासत भी हो रही है। अब छापेमार कार्रवाई भी लगातार जारी है। क्या हाथ सीबीआई के अधिकारियों को लगते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल ये महत्वपूर्ण खबर है। लखनऊ रिवर फ्रंट का एक घोटाला सपा सरकार में, इसके बाद से ही लगातार तब से ही जब से पूरा मसला गरमाया, सियासत भी गर्म है। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है इस घोटाले को लेकर। अब कहा यह जा रहा है कि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि यूपी से बाहर भी हो, राजस्थान के अलवर में भी आपका ये या फिर पश्चिम बंगाल में भी अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी हो रही है। और छापेमारी में क्या लगता है हाथ सीबीआई के लगातार नजर है। ये कहा जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों में और भी सीबीआई के अधिकारी दबिश दे सकते हैं, अलग अलग जगहों पर कार्रवाई आगे हो सकती है। 1400 करोड़ खर्च होने के बाद भी 60% ही काम हो पाया है। इसके पीछे क्या वजह रही या फिर काम क्यों नहीं हो पाया? बीजेपी हमलावर है। वक्त वक्त पर आपने देखा तमाम जब इलेक्शन सामने आते हैं उसके बाद तो इस मसले को उठाया ही जाता है, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, इसलिए भी ये मसला गरमाया है। लेकिन सीबीआई की जब कार्रवाई हुई है, एक साथ 40 जगहों पर छापेमारी की गई है सीबीआई के द्वारा, तो ये मसला अपने आप में बड़ा हो जाता है। राजस्थान में अलवर की भिवाड़ी में भी दबिश दी गई है, वहाँ पर भी कार्रवाई लगातार जारी है, छापेमारी हो रही। G17 फेज 1 इंडस्ट्रीज एरिया भिवाड़ी में छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है, ये जानकारी है। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब एक घोटाला हुआ था और 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज अभी तक हो चुकी है। और साथ ही पैसे खर्च हुए करोड़ों, लेकिन 60% ही काम हो पाया। रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ यानी कि 1513 करोड़ रुपए अब मंजूर किए थे। उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि काम को लेकर पैसे दे दिए गए, पैसे की मंजूरी, लेकिन इसमें काम पूरा क्यों नहीं हो पाया? 60% ही काम क्यों हुआ? इसको लेकर अब ये पूरी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई के अलग अलग जो अधिकारी हैं अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, लगातार छापेमार कार्रवाई वहां पर हो रही है। क्या जानकारी हाथ लगती है, अब किस तरीके से अलग अलग छापेमार कार्रवाइयों के बाद सीबीआई आगे बढ़ती है, इस पर भी लगातार नजर है। और राजस्थान के अलवर में भी अभी खबर ये कि छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, ये मसला बहुत गंभीर है। अब सिर्फ यूपी नहीं बल्कि यूपी से बाहर भी सीबीआई की छापेमारी हो रही है। राजस्थान के अलवर में भी छापेमार कार्रवाई की जानकारी, क्या डिटेल्स है? दीपा, देखिएगा कि यूपी सहित पश्चिम बंगाल और राजस्थान कुल मिला के 40 ऐसे स्थान हैं जहां पे लगातार सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और उसके अंदर ये बात किया जा रहा है कि जो इस रिवर फ्रंट के अंदर शामिल तमाम बिल्डर्स हैं, जयंत थे, जो अधिकारी थे, जो प्रोजेक्ट चला रहे थे, उन सब जगहों पे एक साथ छापेमारी की गई है। और राजस्थान के जो भिवाड़ी के एक ऑफिस है, डायरेक्टर है, हाईटेक बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है मोहनलाल गुप्ता, उनके वहां पे भी छापेमारी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि पूरे मामले के अंदर सीबीआई की तरफ से एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें 190 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इसमें ये सब बता दूं कि दीपा, देखिए लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाला ये सपा जो सरकार थी उस वक्त हुआ था, इसमें 1400 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद थी, लेकिन अब तक 60% ही काम पूरा हो पाया था। रिवर फ्रंट में सपा सरकार की ओर से 1513 करोड़ रुपए इसके अंदर दिए गए थे। चूंकि काफी लंबा समय बीत चुका था, उसके बाद 60% काम हुआ और जो काम हुआ उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं थी। इसको लेकर सीबीआई के अंदर मामला दर्ज किया गया, 190 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसको लेकर अब सीबीआई लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल अभी लखनऊ के जो भिवाड़ी अलवर के जो भिवाड़ी है वहां पे छापेमार कार्रवाई चल रही है। अब तक पुलिस जो सीबीआई थी उसको कई दस्तावेज हाथ लगे हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। जी दीपा। ठीक, जियाउद्दीन, अलवर की भिवाड़ी के अलावा भी राजस्थान के और हिस्सों में कार्रवाई हो सकती है क्या जानकारी है? और भी इलाकों में दबिश दे सकती है क्या नहीं, फिलहाल अभी जो बात सामने आई है, सीबीआई की जो सूत्रों से बात पता चली है, उनका यही कहना था कि अभी जो कार्रवाई जो चल रही है अलवर के भिवाड़ी के अंदर मोहनलाल गुप्ता जो बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड है, हाईटेक बिल्डर प्राइवेट, उनके वहां चल रही है। क्योंकि दूसरी जगह की कोई बात सामने नहीं आई है, तो कहना है कि अगर कोई अन्य सबूत वहां से हाथ लगता है सीबीआई को, उसके बाद अन्य स्थानों पर भी सीबीआई छापेमारी कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, जिन बिल्डर के यहाँ कार्रवाई हो रही है जियाउद्दीन, उनका क्या रोल था रिवर फ्रंट घोटाले में? क्या जानकारी उनको लेकर? क्योंकि ये जो बात सामने आई है कि छापेमारी कार्रवाई उन लोगों पे की जा रही है जो इसके अंदर सीधे तौर के ऊपर शामिल थे। वो बिल्डर जो इसको निर्माण के अंदर लगे हुए थे, वो अधिकारी जो इसका निर्माण करवा रहे थे, जो मॉनिटरिंग कर रहे थे। क्योंकि कुल मिला के एक बड़ा घोटाला जो किया गया था, इसके अंदर बिल्डर से लेकर तमाम अधिकारी शामिल थे, उसी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। जी दीपा, बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कांग्रेस का नेता कौन, ये बड़ा सवाल है। अधीर रंजन या फिर मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये वो नाम है जिनको लेकर कहा जा रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस का नेता आखिर कौन होगा। लंबे वक्त से ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, अधीर रंजन या फिर मनीष तिवारी या शशि थरूर। हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा में नेतृत्व परिवर्तन से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ये पहले ही कह चुकी है कि लोकसभा में नेतृत्व परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा, इनकार किया जा चुका है। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, पार्टी मनीष तिवारी या शशि थरूर में से किसी एक को सौंप सकती कमान, ये भी जानकारी मिल रही है। संसद की बैठक से कुछ दिन पहले इस पद पर नियुक्ति की चर्चा हो रही है। वैसे एक पक्ष तो राहुल गांधी को भी ये पद देने के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल इच्छुक नहीं है, ये भी खबर है। फ्लोर लीडर को विपक्ष के नेता का नहीं मिलेगा दर्जा, क्योंकि कांग्रेस फ्लोर लीडर को लेकर मानदंडों पर नहीं पूरी तरह से सक्षम। लेकिन ये सवाल जिसका तस बना हुआ है कि आखिर लोकसभा में कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा। तमाम नाम है, अधीर रंजन, मनीष तिवारी, शशि थरूर, कौन होगा जिसके नाम को आगे किया जाएगा। हालांकि खबर ये, कांग्रेस ने लोकसभा में नेतृत्व परिवर्तन से इनकार कर दिया है। जानकार सूत्रों ने संकेत ये भी दिए हैं कि पार्टी मनीष तिवारी या शशि थरूर में से किसी एक को कमान सौंप सकती है, आगे कर सकती है। संसद की बैठक से कुछ दिन पहले इस पद पर नियुक्ति की चर्चा भी हो रही है। वैसे एक पक्ष तो राहुल गांधी को भी आगे करने पर अपनी सहमति जता रहा है, राहुल गांधी को भी ये पद देने के पक्ष में दिखाई दे रहा है एक पक्ष, लेकिन राहुल इच्छुक नहीं है। जानकारी ये है, फ्लोर लीडर को विपक्ष के नेता का नहीं मिलेगा दर्जा, ये जानकारी, क्योंकि कांग्रेस फ्लोर लीडर को लेकर मानदंडों पर पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। अब देखना ये होगा किसको आगे किया जाता है, किसका नाम फाइनल होता है। येदियुरप्पा पर मंडराते संकट के बादल, कोई अदृश्य ताकत येदियुरप्पा की बढ़ा रही टेंशन। अब येदियुरप्पा पर संकट के बादल किस तरीके से मंडरा रहे हैं, ये पूरी खबर आपके सामने है। कोई अदृश्य ताकत है येदियुरप्पा को जो परेशान कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कई मसलों में उलझे दिखाई दे रहे हैं येदियुरप्पा। कभी बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप, तो कभी पार्टी विधायकों की बगावत से सामना उनको करना पड़ रहा है। हाल ही में अब येदियुरप्पा के लिए एक नया संकट आकर खड़ा हो गया। जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिकार मामले सुनने के लिए बनी विशेष अदालत ने झटका दिया। येदियुरप्पा के खिलाफ जांच बंद करने वाली राज्य की लोकायुक्त पुलिस की रिपोर्ट को खारिज किया। विशेष अदालत ने न सिर्फ इस रिपोर्ट को खारिज किया, बल्कि जांच तेज करने के भी निर्देश दिए। और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं येदियुरप्पा की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी परेशानी जो है, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। येदियुरप्पा पर मंडराते दिखाई दे रहे संकट के बादल लगातार। कोई अदृश्य ताकत येदियुरप्पा को परेशान कर रही है, उनकी टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कई मसलों पर वो उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी बेटे पर करप्शन के आरोप लगते हैं, तो कभी पार्टी विधायकों की बगावत का सामना उनको करना पड़ता है। और हाल ही में अब येदियुरप्पा के लिए एक नया संकट आकर खड़ा हो गया है उनके सामने। जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिकार मामले सुनने के लिए बनी विशेष अदालत ने झटका दिया। येदियुरप्पा के खिलाफ जांच बंद करने वाली राज्य की लोकायुक्त पुलिस की रिपोर्ट को खारिज किया।
और विशेष अदालत ने न सिर्फ इस रिपोर्ट को खारिज किया बल्कि जांच तेज करने के भी निर्देश दिए। और ऐसे में आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं येदियुरप्पा की। उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, फिलहाल तो खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बेलगाम होते कई राज्यों में भाजपा नेता, ये लगातार कहा भी जा रहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं, ऐसे में इन पर लगाम कसना बहुत जरूरी हो जाता है पार्टी के लिए भी। मुख्यमंत्री ही नहीं, वरिष्ठ नेता पर गुटबाजी के शिकार। पश्चिम बंगाल की बात करें तो भाजपा में फूट की आहट। शुभेंदु अधिकारी को दिलीप घोष समेत स्थानीय नेता नहीं कर रहे स्वीकार, ये जानकारी है। तो मध्य प्रदेश में पता नहीं किसकी शय पर पार्टी नेता अलग गुट बनाकर जुटे खेमेबंदी में। कर्नाटक की बात अगर करते हैं तो येदियुरप्पा के लिए पार्टी नेता ही बन रहे परेशानी का सबब। उधर महाराष्ट्र भाजपा में गुटबाजी शांत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाने पर विचार और पार्टी अलकमान के लाख प्रयासों के बावजूद स्थानीय नेताओं में नहीं बन रही है एक राय। अब ये परेशानी वाली बात आप समझिए, अलग अलग राज्यों में 2022 में 23 में इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर बीजेपी में खेमेबंदी की बातें सामने आती हैं अलग अलग राज्यों से जहां पर बीजेपी शासित सरकारें चल रही हैं, वहां पर अगर गुटबाजी की बातें आती हैं, ये अच्छा मैसेज नहीं होगा एक तरीके से। और इसीलिए भी कहा जा रहा है जो बेलगाम हो चुके नेता हैं उन पर लगाम कसने की तैयारी बीजेपी कर रही है। मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि सीनियर नेता पर गुटबाजी के शिकार। पश्चिम बंगाल की अगर सबसे पहले बात करें तो भाजपा में फूट की आहट सुनाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी को दिलीप घोष समेत तमाम नेता हैं, स्थानीय नेता जो स्वीकार नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे। एमपी की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी शय पर पता नहीं, पार्टी नेता अलग गुट बनाकर खेमेबंदी में लगातार जुटे हुए हैं। कर्नाटक अगर देखते हैं तो कर्नाटक में येदियुरप्पा के लिए पार्टी नेता ही खुद परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, परेशानी का सबब नेता खुद बने हुए हैं। उधर महाराष्ट्र भाजपा में गुटबाजी शांत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाने पर विचार हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसीलिए गुटबाजी खत्म करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को, जो पहले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं, उनको दिल्ली बुलाने पर विचार हो रहा है। दिल्ली उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद उनकी बात को सुनी जाएगी, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में आगे बढ़ा जाएगा। पार्टी अलकमान के लाख प्रयासों के बावजूद स्थानीय नेताओं में एक मत, एक राय नहीं बन पा रही है महाराष्ट्र में। इसको लेकर भी अलकमान बेहद चिंतित है। अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, ये राज्यों दर राज्यों से जो गुटबाजी की खबरें आ रही हैं उससे कैसे बीजेपी निपटती है, इस पर भी लगातार नजर रही। खामोशी का शोर दिल्ली तक। सिविल लाइंस में गत दिनों हुई एक गुप्त मीटिंग और इसकी जो आहट है वो दिल्ली तक सुनाई दी है। खामोशी का शोर दिल्ली तक, इसीलिए हम कह रहे हैं सिविल लाइंस में गत दिनों हुई एक गुप्त मीटिंग, 3 भाजपा नेता और एक प्रमोटी आईएएस की मीटिंग में शामिल होने की चर्चा है। हालांकि इस मीटिंग की अंदरूनी बातें नहीं आई हैं बाहर। इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में किस मुद्दे पर बातचीत हुई, क्या मसला था, इसको लेकर जो अंदरूनी बातें हैं, अंदर की बातें, वो बाहर नहीं आ पाई हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद से भाजपा में नहीं थम रहा सियासी तूफान। खबर यह है कि जो मीटिंग हुई है उसके बाद से, खबर तो निकली कि मीटिंग हुई है, इसके बाद से बीजेपी में जो सियासी तूफान है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर बात पर बयान देने वाले नेताजी भी मीटिंग के बाद से मौन हैं। जो हर बात पर रिएक्ट करते थे, प्रतिक्रिया देते थे, वो लीडर्स भी बीजेपी के मौन धारण किए हुए हैं इस वक्त में। अब नेताजी की खामोशी का शोर गूंज रहा दिल्ली तक। इस गुप्त मीटिंग की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि आखिर इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली तक खामोशी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो शोर है खामोशी का वो दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। सिविल लाइंस में जो मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग, उसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता जो अक्सर अपनी बातों को लेकर, तमाम गतिविधियों को लेकर रिएक्ट करते थे, वो भी चुप हैं। मीटिंग की अंदरूनी बातें भले ही बाहर ना आई हो, लेकिन इस मीटिंग के बाद से सुगबुगाहट तेज हो गई है और जो सियासी तूफान है बीजेपी के भीतर, सियासी बवंडर आप कहिए, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की तबीयत नासाज है। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह की जाने कुशल क्षेम। पीएम ने कल्याण सिंह के बेटे से भी बात की है। खबर यह है कि पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के हालचाल को लेकर उनके बेटे से बात की। राजवीर सिंह से फोन पर जाने कुशल क्षेम प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह के बारे में। पीएम मोदी ने सीएम योगी से भी बात की है और क्योंकि सीएम योगी ने कल कल्याण सिंह से मुलाकात की थी, इसलिए पीएम मोदी ने उनसे भी जानकारी ली है। पीएम ने कल्याण सिंह को लेकर सीएम योगी से कहा, कल्याण सिंह को हर संभव मेडिकल सुविधा दी जाए, इस पर फोकस होना चाहिए। खुद
प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है। कल्याण सिंह की सेहत को लेकर उनकी तबीयत बिगड़ी है, नासाज है और पीएम ने कल्याण सिंह की कुशलक्षेम जानी, उनके बेटे से बात की। राजवीर से फोन पर बातचीत के बाद उनका हालचाल जाना। खबर यह भी कि पीएम मोदी ने सीएम योगी से भी बात की है और पीएम ने कल्याण सिंह को लेकर सीएम योगी से कहा है कि कल्याण सिंह को हर संभव मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जाए, इस पर कोई कमी न आए। इस पर खुद सीएम को कहा है पीएम मोदी ने कि वो मॉनिटर करें। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18 करोड़ के पार हो गई है। दुनिया भर में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 18 करोड़ के पार है। दुनिया भर में अब तक 18 करोड़ 45 लाख 49,126 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 39 लाख के पार हो गई है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 39,93,075 लोगों की जान गई है कोविड की वजह से और दुनिया भर में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 88,95,236 मरीज रिकवर हुए हैं, यानी कि स्वस्थ होकर वापस घर लौटे हैं। और दुनिया भर में अब तक कोरोना के 1 करोड़ 16,60,815 एक्टिव केस हैं और दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 1 अरब 86 करोड़ 99,07,564 लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवा ली है। लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन ये चिंता वाली बात है कि दुनिया भर में अभी थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है, लेकिन जो आंकड़ा है वो अभी भी 18 करोड़ के पार है दुनिया भर में कोविड पॉजिटिव का। लेकिन जो रिकवर होने वालों की संख्या है ओवरऑल आप देखते हैं दुनिया भर में तो वो भी अच्छा खासा आंकड़ा है। इसीलिए भी कहा जा रहा है अभी कोविड की रफ्तार धीमी है, सभी लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं। दुनिया भर में सिर्फ एक हथियार है अलग अलग देशों के पास कोविड से बचने के लिए, वो है वैक्सीन और वैक्सीन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। उम्मीद ये की जा रही है जो पॉजिटिविटी दर है वो कम हो, जो रिकवर होने वालों का आंकड़ा है उसमें वृद्धि हो और जो एक्टिव केस हैं वो कम होंगे अगर अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट होंगे। ये कोशिश लगातार की जा रही है दुनिया भर में कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हों और कोविड का खात्मा जल्द ही हो। धीरे धीरे पटरी पर लौट रही ट्रेनें। उत्तर पश्चिम रेलवे की 550 में से 440 ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन पटरी पर ट्रेनें लौट रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की 550 में से 440 ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। जयपुर से जुड़ी 130 में से 92 ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। आगामी वक्त में एसी कोच की संख्या बढ़ाएगा रेलवे प्रशासन। ऐसी खबर है कि आने वाले वक्त में एसी कोच की संख्या बढ़ाई जाएंगी। स्लीपर और जनरल कोच के स्थान पर लगाए जाएंगे एसी कोच, ऐसी जानकारी है। कोरोना से बचाव के लिए भी रेलवे प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। एसी कोच में यूवी मशीन से किया जाएगा डिसइंफेक्टेंट और एसी कोच में प्लाज्मा एयर लगाने से वायरस खत्म होगा। ये भी कहा जा रहा है कि एसी कोच में प्लाज्मा एयर लगाने से खबर ये है कि वायरस खत्म होगा। हालांकि अभी यात्री एसी कोच के बजाय स्लीपर में यात्रा करना पसंद करें, ऐसी भी जानकारी है कि जो यात्री हैं वो एसी कोच के बजाय स्लीपर कोच में सफर करना पसंद कर रहे हैं। ये खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन जो ट्रेनें हैं वो पटरी पर वापस लौट रही हैं। जानकारी है कि उत्तर पश्चिम रेलवे की 550 में से 440 ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है और साथ ही जयपुर से जुड़ी 130 में से 92 ट्रेनें शुरू हुई हैं। आगामी वक्त में एसी कोच की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। जानकारी ये है कि आगामी वक्त में एसी कोच की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे प्रशासन इसको लेकर लगातार काम कर रहा है, रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। स्लीपर और जनरल कोच के स्थान पर लगाए जाएंगे एसी कोच। ये जानकारी है जो स्लीपर है, जनरल कोच है, उसके स्थान पर एसी कोच लगाए जाएंगे। जल्दी एक रूपरेखा तय होगी, उसके बाद जो ट्रेनें हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा, ऐसी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा दिल्ली में एआईसीसी पहुंचे। डॉक्टर रघु शर्मा, ये जानकारी है कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा दिल्ली में मौजूद हैं, एआईसीसी पहुंचे हैं रघु शर्मा। मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई है। अब वो दिल्ली पहुंचे हैं एआईसीसी। मुकुल वासनिक के साथ उनकी मुलाकात की खबर है, केसी वेणुगोपाल से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की दिल्ली में मौजूदगी है। ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में हैं, एआईसीसी पहुंचे तो वहां पर रघु शर्मा की मुकुल वासनिक के साथ भी, केसी वेणुगोपाल के साथ भी मुलाकात हुई है। अब किन मसलों को लेकर मुलाकात हुई होगी या फिर ये मुलाकातें कितनी महत्वपूर्ण है ये भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से कोविड के हालात है इसको लेकर लगातार एआईसीसी की तरफ से जानकारी भी ली जाती है, किस तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है, चिकित्सा मंत्री खुद किस तरीके से जुटे हुए हैं। अब वो हो सकता है कि इन्हीं मसलों पर भी बातचीत की गई हो। अब जो मुलाकातें हुई हैं उनमें क्या बात हुई है इसको लेकर भी जानकारी कुछ वक्त के बाद सामने आएंगी। फिलहाल ये महत्वपूर्ण खबर है कि दिल्ली में चिकित्सा मंत्री की मौजूदगी है, वहां पर मुकुल वासनिक से, केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई है।
सीरम अगले साल दोगुना करेगी उत्पादन। सीरम अगले साल उत्पादन को बढ़ाएगी, दोगुना करेगी, ऐसी खबर है। अगले साल प्रतिमाह 20 करोड़ खुराक का करेगी उत्पादन, ये जानकारी है। वर्तमान में प्रतिमाह 9 करोड़ खुराक का हो रहा उत्पादन। अभी की अगर बात करते हैं तो हर महीने 9 करोड़ खुराक का उत्पादन किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। सरकार अगस्त से दिसंबर तक 50 करोड़ कोविशील्ड की खुराक की कर रही उम्मीद। ये कहा जा रहा है कि सरकार अगस्त से लेकर दिसंबर तक 50 करोड़ कोविशील्ड की खुराक की उम्मीद कर रही है। सितंबर तक सीरम नोवावैक्स के टीके की बनाएगी 5 करोड़ खुराक, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो उत्पादन है वो सीरम की तरफ से बढ़ाया जाएगा। जानकारी ये है कि अगले साल दोगुना करेगी उत्पादन सीरम, और साथ ही अगले साल प्रतिमाह 20 करोड़ खुराक का उत्पादन करने वाली है। और वर्तमान में अभी ताज़ा स्थिति ये है कि हर महीने 9 करोड़ खुराक का उत्पादन किया जाता है, और सरकार से उम्मीद ये मिल रही है कि अगस्त से दिसंबर तक 50 करोड़ कोविशील्ड की खुराक का उत्पादन किया जाएगा सीरम की तरफ से। सितंबर तक सीरम नोवैक्स के टीके की बनाएगी 5 करोड़ खुराक, ये जानकारी है। सबसे छोटी वॉरियर की सबसे बड़ी जीत, आपको बताते हैं 1 किलो वजन वाली प्री मैच्योर बच्ची ने दी कोरोना को मात। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे छोटी वॉरियर लेकिन सबसे बड़ी जीत हुई है। 1 किलो वजन वाली प्री मैच्योर बच्ची ने कोरोना को मात दी है। कोरोना को मात देकर वो स्वस्थ हुई हैं। 17 मई को 30 हफ्ते की प्री मैच्योर बच्चे का जन्म हुआ था, और वजन कम होने के साथ बच्ची थी कोरोना संक्रमित थी। ये कहा जा रहा है कि उसका वजन तो कम था ही, लेकिन वो कोविड से पॉजिटिव भी हो गई थी। लेकिन 40 दिन बाद कोरोना को मात देकर लौटी मां की गोद में। ये राहत वाली बात है कि 40 दिन तक कोविड से जूझने के बाद वापस वो ठीक होकर लौटी है मां की गोद में। महिला चिकित्सालय संगानेरी गेट में भर्ती थी महिला। ये राहत वाली बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे छोटी वॉरियर जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी जीत है ये कोविड से। 1 किलो वजन वाली प्री मैच्योर बच्ची ने कोविड को मात दी है। 17 मई वो तारीख जब 30 हफ्ते की प्री मैच्योर बच्चे का जन्म हुआ था। चिंताएं बढ़ गई थी कि कैसे वो स्वस्थ होगी, कैसे ठीक होगी। अब चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ी क्योंकि वजन कम होने के साथ साथ बच्ची कोरोना पॉजिटिव भी थी, कोरोना संक्रमित थी। लेकिन 40 दिन वो लगातार फाइट करती रही कोविड से। अब खबर यह है कि कोरोना को मात देकर वापस वो लौट गई है मां के गोद में। महिला चिकित्सालय संगानेरी गेट में महिला भर्ती थी। एक बार फिर से खबर आपको बताते हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा दिल्ली में हैं। एआईसीसी पहुंचे रघु शर्मा, दिल्ली में उनकी मौजूदगी है। ये महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं एआईसीसी पहुंचे हुए हैं मुकुल वासनिक से, और साथ ही केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई है। किन किन मसलों को लेकर मुलाकात हुई होगी ये अपने आप में अहम है। कुछ ही देर के बाद वो जानकारियां भी सामने आएंगी। फिलहाल महत्वपूर्ण खबर है, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का दिल्ली दौरा। दिल्ली में उनकी मौजूदगी, एआईसीसी वो पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स उनसे उनकी लगातार मुलाकातें हो रही हैं। अब अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं उनमें नाम है मुकुल वासनिक के साथ, उन्होंने मुलाकात की, चर्चा उनके साथ हुई है। केसी वेणुगोपाल से भी उनकी मुलाकात हुई, ये जानकारी है। अब किस मसले पर बातचीत हुई है ये बहुत अहम हो जाता है। अब राजनीतिक जो तमाम घटनाक्रम हैं उनको लेकर चर्चा हो रही होगी। कोविड का जो प्रबंधन है, जिस तरीके से कोविड को लेकर राजस्थान आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर जानकारी ली जा रही होगी, या फिर चिकित्सा मंत्री की तरफ से जानकारी दी जा रही होगी। क्या हो रहा होगा दिल्ली में, जो जानकारी है वो कुछ ही देर के बाद सामने आएंगे। फिलहाल ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है कि इस वक्त राजस्थान में नहीं बल्कि चिकित्सा मंत्री दिल्ली में हैं। वहाँ पर लगातार जब तक वो रहेंगे लगातार मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अभी फिलहाल जो मुलाकातें हुई हैं वो मुकुल वासनिक के साथ में, केसी वेणुगोपाल के साथ में। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, रघु शर्मा दिल्ली में उनकी मौजूदगी है। अभी तक जानकारी ये मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में उनकी मुलाकात हुई होगी, किन मसलों पर बातचीत हुई होगी, क्या जानकारी है? देखिए, डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस के राजस्थान के एक बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और इसके साथ ही वो काफी पुराने कांग्रेस के धुरंधर नेता कहे जाते हैं। मुकुल वासनिक, क्योंकि मुकुल वासनिक से डॉक्टर रघु शर्मा के पुराने रिश्ते हैं। जो रघु शर्मा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस जमाने में मुकुल वासनिक देश की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो बहुत पुराने रिश्ते हैं। जब मुकुल वासनिक लंबे समय तक कांग्रेस के राजस्थान के इंचार्ज भी रहे। केसी वेणुगोपाल राजस्थान के राज्यसभा सांसद के साथ साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री। तो कई ये जो मसले हैं उन मसलों को लेकर जो राजस्थान की राजनीति में चल रहे हैं, उन मामलों को लेकर डॉक्टर रघु शर्मा का लगता है पक्ष उन्होंने जाना है, और
अपनी बात उन्होंने रखी है। अभी स्पष्ट तौर पर राजस्थान की राजनीति में दो तरह के खेमे कांग्रेस के अंदर नजर आते हैं, अशोक गहलोत का खेमा और सचिन पायलट का खेमा। दोनों के बीच में डॉक्टर रघु शर्मा एक ऐसी शख्सियत है जिनकी स्वीकार्यता दोनों ही कैंप्स में है। वो अशोक गहलोत के तो बहुत पुराने शिष्यों में गिने जाते हैं, लेकिन सचिन पायलट से भी उनके रिश्ते खराब नहीं। और अभी कुछ दिनों पहले जब सचिन पायलट का दौरा हुआ था अजमेर केकड़ी का, तब डॉक्टर रघु शर्मा उनके साथ जयपुर से पायलट के साथ गए थे। कुछ ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर रघु शर्मा को प्रदेश के अन्य राजनेताओं से अलग करके रखती है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हो चाहे 10 जनपद हो, वहाँ पर डॉक्टर रघु शर्मा को बहुत ही विश्वस्त तौर पर कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजिकल लॉयलिस्ट के तौर पर वहाँ जाना जाता है। और यही कारण है कि समय समय पर जब आलाकमान चाहता है या रघु शर्मा को अपनी ओर से कोई राय राजस्थान की राजनीति को लेकर देनी होती है, उनका दिल्ली दौरा होता है। और पिछले लंबे समय से इस तरह की राजनीतिक जो कहा जा सकता है दिल्ली की यात्रा उन्होंने नहीं की थी, और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर ही लगातार वो अपने काम में व्यस्त रहे। ऐसे में उनका ये दिल्ली दौरा बेहद अहम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी पूरी जानकारी के लिए भी। और इसके साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।